टॉपिक है वेक्टर नोटेशन इन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को हम वेक्टर नोटेशन में कैसे लिख सकते हैं, तो इस बात को समझने के लिए हम सबसे पहले कुछ इक्वेशंस लेके आते हैं। जब हम इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स नोटेशन में लिखते थे तो हम इनको किस तरह से लिखते हैं, तो हम सबसे पहले लिखते हैं मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट, जो कि है 2 1 1 3 और 3 5। फर्स्ट कॉलम शो कर रहा है x के कोफिशिएंट्स को और सेकंड कॉलम शो कर रहा है y के कोफिशिएंट्स को। इसी तरह से इसको हम नाम दे देते थे वेक्टर मैट्रिक्स A। और उसके बाद मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स, तो वो हमारे पास है x और y। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल है, या हम इसको एक कॉलम वेक्टर भी कह सकते हैं। तो इसको हम नाम दे देते थे x। और इसी तरह से जो राइट हैंड साइड है, जिसको हम मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट कहते थे, इसको हम लिखते थे 20 40 और 60। तो इस तरह से मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते थे। तो इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल होता था राइट हैंड साइड के, यानी ax इक्वल टू b। तो इक्वालिटी के लिए ये कंडीशन होल्ड करती थी, तो सेम यही कंडीशन इनइक्वालिटी के लिए भी होल्ड करती। यानी अगर ये हो लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल की जगह सारे हों लेस देन इक्वल, तो इस केस में जो हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, हम इसको लिख सकते हैं ax इज लेस देन इक्वल टू b। तो इस नोटेशन में भी हम लिख सकते हैं, जिसमें a हमारे पास है मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट, x हमारे पास एक ऐसा कॉलम वेक्टर है जो वेरिएबल्स को शो कर रहा है, और b ऐसा कॉलम वेक्टर है जो कांस्टेंट्स को शो कर रहा है। तो इस तरह के किसी भी इनइक्वालिटी को हम वेक्टर नोटेशन में लिख सकते हैं। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के केस में कैसे लिखेंगे, इसको समझने के लिए हम ये एक एग्जाम्पल ले आते हैं। मैक्सिमाइज प्रॉफिट फंक्शन दिया हुआ है, सब्जेक्ट टू द गिवन कंस्ट्रेंट्स। हमने इस प्रॉफिट फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है। तो इस पे भी सेम प्रिंसिपल अप्लाई होगा। सबसे पहले जो हमारे पास ये कंस्ट्रेंट्स हैं, इनको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। तो इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है, इसको हम लिखेंगे मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट, जैसे हमने इक्वालिटी के केस में किया। तो कोफिशिएंट यहाँ किस किस के होंगे, x y और z के। तो फर्स्ट अगर इनइक्वालिटी को देखें तो x का कोफिशिएंट है 2, y का कोफिशिएंट 1 और z का कोफिशिएंट 0। सेकेंड में है x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 3 और z का कोफिशिएंट 5। इसी तरह थर्ड में है 3 5 और 1। ये हमारे सामने आ गया मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट। इसको हम नाम दे देते हैं A मैट्रिक्स का। इसके बाद नेक्स्ट हमारे सामने है मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स, जो कि कौन कौन से हैं, यहाँ पे लिखते हैं। मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल है x y और z। ये हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं। और लास्ट में हमारे सामने है मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट्स, या राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे इसको लिख लेते हैं 20 40 और 60। ये हमारे सामने मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट्स हैं। ये A है, इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास है कॉलम वेक्टर x। तो वेक्टर नोटेशन में इसको लिखते हैं। इसी तरह से ये हमारे पास है कॉलम वेक्टर कांस्टेंट्स, जिसको हम c कह देते हैं। तो अगर हम इसको अपने इनइक्वालिटीज के साथ कंपेयर करें तो ये होगा ax इज लेस देन इक्वल टू c। यहाँ तक तो सेम हो जाएगा। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है, प्रॉफिट फंक्शन भी दिया हुआ है, इसको भी हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। तो प्रॉफिट फंक्शन भी एक कॉलम वेक्टर की सूरत में लिखा जाएगा, जो कि है 3। पहले प्रॉफिट फंक्शन के जो हमारे पास एक इक्वालिटी है, इसके हमने सबसे पहले कोफिशिएंट्स को लिखना है 3 1 और 2। ये कोफिशिएंट्स लिख लेंगे। अभी ये हमारे सामने कंप्लीट प्रॉफिट फंक्शन नहीं है, अभी ये वेक्टर ऑफ कोफिशिएंट्स हैं। इसको हम नाम दे देते हैं b। अब अगर इस मैट्रिक नोटेशन से हम वापस इस नोटेशन में जाना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रेंट्स को ऑब्टेन करने के लिए हम कर सकते हैं ax
इज लेस देन इक्वल टू सी। मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट को वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दो और वो लेस देन इक्वल टू सी आ जाएगा। तो कंस्ट्रेंट्स तो आ जाएंगे, लेकिन अब हमने प्रॉफिट फंक्शन को ऑब्टेन करना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा। हम देख सकते हैं यहाँ पे भी मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट और वेरिएबल दोनों हैं, यानी कि किसी तरह से हमें मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स एक्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, लेकिन क्योंकि दोनों कॉलम वेक्टर्स हैं तो मल्टीप्लाई हो नहीं सकते, क्योंकि मल्टीप्लाई होने की कंडीशन दोनों फुलफिल नहीं करते। तो इसके लिए हम इस मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो बी ट्रांसपोज क्या बन जाएगा, बी ट्रांसपोज हमारे सामने आ जाएगा 3 1 2। ये हमारे सामने एक रो वेक्टर आ जाएगा। अब हम बी ट्रांसपोज को मैट्रिक्स एक्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा बी ट्रांसपोज इनटू एक्स। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, जब ये मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 3x प्लस वाई प्लस 2z, जो कि एग्जैक्टली हमारे प्रॉफिट फंक्शन के बिल्कुल बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम गिवन सिस्टम को लिखना चाहें मैट्रिक्स फॉर्म में और वेरिएबल फॉर्म में, हम कैसे लिख सकते हैं। हम इसको लिख सकते हैं ax इज लेस देन इक्वल टू c, और दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, जिसको हमने मैक्सिमाइज करना है, हमारा प्रॉफिट फंक्शन है, वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल हो जाएगा b ट्रांसपोज इनटू x, इस प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा। तो अब ऊपर इस चीज़ को हम यहाँ पे इसके साथ लिख लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मैक्सिमाइज, और p की जगह पे हमने क्या लिखना है, जो हमारा प्रॉफिट फंक्शन है वो है b ट्रांसपोज इनटू x। इसको मैक्सिमाइज करना है सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट हमारे पास क्या आ रहा था, a इंटू एक्स इज लेस देन इक्वल टू c, और साथ ही दूसरी कंडीशन क्या होगी, जो मैट्रिक्स x है वो शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इस तरह से हम अपने प्रॉब्लम को वेक्टर नोटेशन में भी लिख सकते हैं। ये तो हो गया अगर हमारे पास कोई भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम गिवन हो तो उसको हम कैसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। अब अगर क्वेश्चन आए कि इसके डुअल को हमने वेक्टर नोटेशन में लिखना है तो वो कैसे करेंगे। इसके लिए यहाँ से मैं इसको रेज कर देती हूँ, और सबसे पहले हमें इस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का डुअल कंस्ट्रक्ट करना होगा। अब क्योंकि ये मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है, इसलिए इसका डुअल क्या होगा, मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम होगा। इसमें हमने मिनिमाइज करना होगा। मिनिमाइज करेंगे, p को हम रिप्लेस कर देते हैं c से, क्योंकि प्रॉफिट मिनिमाइज नहीं करते होते हैं। डुअल कंस्ट्रक्ट करते वक्त सबसे पहले हम प्रॉफिट फंक्शन को नहीं लिखेंगे, या जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसको पहले नहीं लिखेंगे, पहले हम कंस्ट्रेंट्स को लिखते हैं। तो सब्जेक्ट टू हमारे पास कंस्ट्रेंट्स यही रहेंगे, यानी कि उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ वेरिएबल चेंज हो जाएंगे, तो इसलिए फ़िलहाल यहाँ पे मैं वेरिएबल नहीं लिख रही। तो डुअल के केस में हर कंस्ट्रेंट को हम एक वेरिएबल का नाम देते थे। तो अब जब हम डुअल बनाएंगे तो फर्स्ट कंस्ट्रेंट हमारी वेरिएबल हमारा u बन जाएगा, सेकंड कंस्ट्रेंट को हम v नाम दे देते हैं, और थर्ड कंस्ट्रेंट है हमारे पास w। अब इसको यहाँ पे हम लिखेंगे, तो यहाँ से कुछ इस तरह से लिखेंगे कि जैसे x का कोफिशिएंट है तो इसको हम लिखेंगे 2 इंटू u प्लस x का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, तो 1 इंटू v। 1 इंटू वी क्या बन जाएगा, v ही बन जाएगा, और प्लस 3w। इस तरह से हम लिखेंगे। और क्योंकि इसका डुअल बनाया है तो अब ये जो मिनिमाइज वाला है लेस देन इक्वल टू, ये बन जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू। और 2u प्लस v प्लस 3w लिखने के बाद अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे इसको ग्रेटर देन इक्वल टू, जो प्रॉफिट फंक्शन था उसमें जो x का कोफिशिएंट था उसके एक ग्रेटर देन इक्वल टू रखना है, यानी 2u प्लस v प्लस 3w विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3। क्योंकि अगर आप नोट करें तो जो हमारी फर्स्ट कंस्ट्रेंट बनी है वो सारे x के कोफिशिएंट से बनी है, तो इसलिए इसको ग्रेटर देन इक्वल टू
यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है उसके रखेंगे। इसी तरह से सेकंड कंस्ट्रेंट बनेगा y के कोफिशिएंट के साथ, तो ये बन जाएगा y का कोफिशिएंट 1 है, 1 इंटू u बन जाएगा u प्लस 3v प्लस 5w इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अब क्योंकि y का कोफिशिएंट है इसलिए यहाँ पे आएगा 1। इसी तरह लास्ट में यहाँ पे x का कोफिशिएंट, z का कोफिशिएंट 0 है इसलिए u का कोफिशिएंट भी 0 हो जाएगा। ये आ जाएगा 5v प्लस w इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास डुअल के कंस्ट्रेंट्स बन जाएंगे। और अब इस नए प्रॉब्लम में x और y की जगह u, v और w है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स u, v और w होगा। इनको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। और मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम हमारा अब कैसे बनेगा, वो बनेगा जो हमारे पास ओरिजिनल प्रॉब्लम में राइट हैंड साइड थी उससे। ये फर्स्ट इनइक्वालिटी शो कर रहा है u को, तो इसलिए ये बन जाएगा 20u प्लस 40v प्लस 60w। ये हमारे पास डुअल फंक्शन हमारा आ गया। इस प्रॉब्लम का, इस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का डुअल ये आ गया। अब इस सिस्टम को जब हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास इस तरह से कुछ आ जाएगा। अगर हम अपने ओरिजिनल सिस्टम को मैट्रिक्स फॉर्म में देखें तो वो कुछ इस तरह से था, जिसमें ये मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट, ये वेरिएबल, ये कांस्टेंट और ये प्रॉफिट फंक्शन का मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट था। अब यहाँ पे अगर देखें तो ये जो हमारे पास मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट है ये इस ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज। इसी तरह से ये हमारे पास मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल है जो कि नए वेरिएबल्स हैं, इससे डिफरेंट हैं, इसलिए इसको हम कह देते हैं z। और उसके बाद जो राइट हैंड साइड है ये हमारे पास किसके इक्वल है, यहाँ पे जो मैट्रिक्स b था उसके इक्वल है। और अब हम यहाँ पे जो हमारा मिनिमाइजेशन वाला कॉस्ट फंक्शन है इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, इसके कोफिशिएंट को। तो जब इसको कोफिशिएंट को लिखेंगे तो ये आ जाएगा 20, 40 और 60। ये मैट्रिक्स आ जाएगा कॉलम मैट्रिक्स, जिसको हम कॉलम वेक्टर भी कह सकते हैं। इसको हम अपने ओरिजिनल वाले सिस्टम से कंपेयर करें तो ये किसके इक्वल है, ये c के इक्वल है। तो अब इसको देखते हुए अगर अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखें तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा होगा जो ये चीज़ है मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट कॉस्ट फंक्शन का, उसका प्रोडक्ट लेना होगा हमें इसके साथ जो z मैट्रिक्स है उसके साथ। अगेन हम डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं ले सकते तो हम क्या करेंगे, हम अपने z मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेते हैं। c मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि ट्रांसपोज लेने के बाद जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट जो है वो इनके इक्वल नहीं आएगा, इसके इक्वल नहीं आएगा, इसलिए हम सी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज नहीं ले सकते, हमें z का ट्रांसपोज लेना होगा। तो इसको हम लिख लेते हैं z ट्रांसपोज इनटू c। जब इसको z को c के साथ z ट्रांसपोज को c के साथ प्रोडक्ट लेंगे तो ये इक्वल आ जाएगा 20u प्लस 40v प्लस 60w के। ये सारे वेक्टर्स हैं हमारे पास। इसी तरह अगर हमने कंस्ट्रेंट्स को लिखना हो तो हमें इसको इस तरह से लिखना पड़ेगा, अगेन z ट्रांसपोज और इसका प्रोडक्ट लेना होगा एक्चुअल मैट्रिक्स जो A है उसके साथ, क्योंकि A ट्रांसपोज के साथ अगर प्रोडक्ट लेंगे तो इन कंस्ट्रेंट्स के इक्वल नहीं आएगा। तो z ट्रांसपोज इंटू A इज ग्रेटर देन इक्वल टू B। इस तरह से डुअल को भी हम मैट्रिक्स नोटेशन में लिख सकते हैं जो हमारा डुअल प्रॉब्लम होगा, जिसमें हमने इसको मिनिमाइज करना है सब्जेक्ट टू द गिवन कंस्ट्रेंट्स। और यहाँ पे नया वेरिएबल मैट्रिक्स इंट्रोड्यूस हुआ है z, तो यहाँ पे हम लिखेंगे z शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस तरह से आज हमने सीखा कि हम किसी भी प्रॉब्लम या उसके डुअल को वेक्टर नोटेशन में कैसे लिख सकते हैं।